तो हम जो लास्ट क्वेश्चन को एंटरटेन कर रहे थे उसमें ये था कि हमें ये देखना है, क्या वो अगर आपको कहा जाए कि जो इस वक्त प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं आपके मैकडोनल्ड या केएफसी, क्या वो अलमायदा या जो है और जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, उनके प्राइस कम होने की वजह से क्या वो अपनी प्राइस को चेंज करते हैं? नो सर। वो क्यों नहीं चेंज करते? क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट बिजनेस है वो ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट बिजनेस ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने जहाँ से रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है वो रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है। कुछ उनकी जो है इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो उनको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या अगर आप 180 पे आते हैं 200 से, तो क्या 180 आपके लिए वाएबल है या नहीं है? माइट पॉसिबल वो एक नया रेस्टोरेंट हो, वहाँ पर जो है लोगों को अभी जो है ना उनकी प्रोडक्ट को लेते हुए कुछ मुश्किलात हों या कुछ जहन में वो हों, तो वो कम प्राइसेस पे उनके पास एक या दो दफ़ा शॉप कर ले, एक या दो दफ़ा चले जाएं। लेकिन क्या वो जो टेस्ट ऑफर कर रहे हैं, क्या वो टेस्ट आपके टेस्ट के इक्वल है? क्या वो जो है उतना ही हेल्दी फूड है जितना कि आप ऑफर कर रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, क्या वहाँ से आपको रॉ मटेरियल महंगा तो नहीं मिल रहा? क्या आप 180 पे इसे प्रॉफिटेबली मैनेज कर सकते हैं? तब तो आप उसको अपनी प्राइसेस को भी कम करोगे। लेकिन अगर आपका टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है और लोग आपके पास आ रहे हैं, आपकी चीज़ों को परचेज कर रहे हैं और और आपका जो फूड है ज़्यादा हेल्दी है, तो आप 200 पे अगर आप उसे सही मैनेज कर रहे हो, आपका टर्नओवर कम नहीं हुआ, तो आप उसे 200 पे मैनेज करते रहोगे। ठीक है। ठीक है सर। अब हाउ टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, इसी तरह जो भी बिजनेस आपको असाइन होगा तो आपने वो कैसे स्टार्ट करना है। पहले कहा जाता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ के बेसिस, जहाँ अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सपीरियंस मीन्स कि आप उसको जो है वो वहाँ पर आइडियली कहा जाता है कि आप वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करके देखो, या वहाँ पर आप जिस तरह आप लोगों ने इंटर्नशिप्स करनी है, आप जिस बिजनेस में इंटरेस्ट हो कि आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अब बेहतर है कि आप वहाँ पर इंटर्नशिप वहाँ पर कर लो। या अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर सके, आफ्टर दैट आपको ये ख्याल है कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप आफ्टर दैट वो बिजनेस वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ टाइम वहाँ पर काम कर सको, वहाँ पर देख सको कि बिजनेस मैनेज कहाँ से होता है, इसके सप्लायर कौन से हैं, इसके बायर कौन से हैं। ठीक है। कितने लोगों को हायर करने की ज़रूरत है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितनी पे देनी है, कहाँ से कितने में प्राइस सेटलमेंट करनी है, जो है कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऑन बोर्ड रखना है। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इस तरह रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आपको, क्योंकि रेस्टोरेंट अगर आप लोग खुद कुक हो फिर तो आप बेहतर तौर पे रेस्टोरेंट चला सकते हो। अगर आप कुक नहीं हो तो आपको कुक को हायर करना है, कुक की पूरी टीम को हायर करना है, आपने वेटर्स को हायर करना है, आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हायर करना है। तो आपको, अगर आप किसी एक रेस्टोरेंट में कुछ टाइम काम कर सकते हो तो वो आपके लिए आइडियली बेहतर है, आप सारे नो हाउ को जान लोगे। या आप किसी ऐसे लॉयल पर्सन को हायर करो जो एक रेस्टोरेंट को चलाता हो या वहाँ पर काम कर सका हो। ठीक है। आपको आपकी टारगेट मार्केट पता होनी चाहिए कि मैं फ़र्ज़ किया अगर ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी के करीब ओपन कर लूँ, तो यूनिवर्सिटी के लोग उसको जो है ना वहाँ पर ये काम चल जाएगा, ये रेस्टोरेंट चल जाएगा। लेकिन आजकल के दिनों में जिस तरह कि लॉकडाउन हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो गई हैं, तो आपको ये हार्ड सर्कमस्टांसिस भी बेयर करने पड़ सकते हैं। फिर आपका एक छोटा बहुत फर्ज किया डाइनर ने यहाँ ओपन किया हुआ है, तो एक आधा आउटलेट उसे सिटी में भी ओपन करना चाहिए, ताकि अगर यहाँ के आउटलेट में कोई इशू आते हैं तो वो सिटी के आउटलेट से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सके। फिर सर्विस स्टाइल और फूड कॉन्सेप्ट को आप बेहतर दौर में, अगर आपने वो जो पहले हमने बात की कि अगर हम इसे स्टार्ट करना है, हमने इसे कितनी प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, फिर हमने इसे जो है ना डाइन इन स्टार्ट करना है, आउटडोर डाइनिंग स्टार्ट करना है, टेक अवे स्टार्ट करना है, या हमने मिक्स ऑफ ऑल स्टार्ट करना है, किन लोगों को अट्रैक्ट करना है। अब देखो कि चेज वैल्यू चेन बना, उन्होंने ना मॉडल टाउन ए को अट्रैक्ट किया क्योंकि उनको पता था कि जो जिस तरह का हम आउटलेट दे रहे हैं चेज वैल्यू चेन वाले, वो जो है मॉडल टाउन ए की जो विसिनिटी के लोग हैं वो हैबिचुअल हैं इस तरह की जगह पर जाकर वन
प्लेटफॉर्म पे वन गो में सब शॉप करने के। तो वो उन्होंने ओपन किया ताकि लोग आएँ एक ही वन गो में अपने लिहाज से, क्लॉथिंग के लिहाज से या अपने अपरेल्स के लिहाज से चीज़ें परचेज करके ले जाएं। इस तरह अगर आप ये देखते हो कि हमने कोई एक शॉर्ट ब्रांड ओपन करना है किसी भी जो है ना क्लॉथिंग का, तो आपके लिए हकी सेंटर जो है, या आपके लिए जो भावलपुर में जहाँ शर्ट एंड टाई वगैरह हैं, जिसे आप गला मंडी रोड कहते हैं, गला मंडी रोड जो है ना वो आइडियली बेहतर है। हमारे पास अगर हमने कोई स्वीट शॉप ओपन करनी है तो हमें पता है कि अगर हम दाता या हाजी रशीद की कंपटीशन में ओपन करेंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ जो है ना हम मार्केट ग्रैब नहीं करने देंगे, हमें थोड़ा सा सेट असाइड होकर ओपन करना चाहिए। तो सर्विस स्टाइल और फूड कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तौर पर चॉइस करना है। फिर डेवलप है बिजनेस प्लान बनाना है जिसमें हम इनपुट आउटपुट सब चीज़ों को देखेंगे कि कितना इनपुट चाहिए, कितना आउटपुट चाहिए, कितने लोगों को हायर करना है, कितनी सैलरीज देनी है, कहाँ से इनपुट आएगा, कितनी मार्केटिंग करनी है। फिर हमें देखना है कि हमारे जो है ना प्रोजेक्शंस कैसी रहेंगी। क्रिएट द मेन्यू नॉट अ मीन्यू, मतलब मेन्यू, वो कहते हैं कि ना फास्ट फूड में आप जो है ना ये ना हो कि आप खुद से बैठ कर ये चीज़ें डेवलप करें, ठीक है। आपको ये मार्केट से कॉन्सेप्ट लेना चाहिए कि लोग क्या पसंद करते हैं, लोग किस वक्त खाना पसंद करते हैं, किस वक्त क्या खाना। मैं लाहौर में जब इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने आपको पहले भी मेरे ख्याल में जिक्र किया था, मैं लाहौर में क्योंकि जब भी गया हूँ तो मैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गया था। फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड मैं अपनी जो है ना इंटर्नशिप का टाइम अब तक स्टिल सो फार मैंने अपना ज़्यादातर जो लाहौर में टाइम गुजारा है जो है ना इनर ट्रिप, वो अपनी इंटर्नशिप का ही गुजारा है। वन वन मंथ एंड सम 4 to 3 to 4 या 5 days थे जो ना वो वहाँ पर गुजारे हैं। मैं वहाँ पर गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे जो दोस्त थे वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुकी थी एट दैट टाइम। तो उसके हॉस्टल में ही मैंने स्टे किया क्योंकि जो मेरा जो प्लेस थी वो प्लेस वहाँ से करीब थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड का हेड ऑफिस जो है ना वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैंने की थी। तो मैं अभी जिस दिन मैं गया हूँ वहाँ, उस दिन तो मैं थका हुआ था, मैं जाके सो गया। सुबह उठ के मैंने ना जाना था, मैं चला गया वहाँ पर ना। मैं वापस आया, मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक अपना टाइम से हमने इकट्ठे खाना खाया क्योंकि मेरे वहाँ 2 से 3 दोस्त जो है ना वो अ, उस वक्त मेडिकल स्टडी कर रहे थे। एक को नहीं पता था कि मैं आया हूँ, वो उससे पता चला कि मैं जब पहुंचा हूँ तो रात 12:30 बजे उसने नॉक कर दी। उसने कहा जी वो जिस दोस्त के पास मैं ठहरा हुआ था वो दोस्त पढ़ रहा था उसका, तो उसने कहा भैया वो सो गया है, अब तो नहीं, कहता नहीं उसे उठाओ तुम ना। मैं उठाया, मुझे उठाया, मैंने कहा हाँ। कहता तूने मुझे बताया नहीं, ये वो ना गिला करें। कहता चला कुछ खाने चलते हैं। मैंने कहा यार अभी तो मैं खाना खा के मैं सोया हूँ। कहता नहीं नहीं अभी इस वक्त हलवा पूरी खाते हैं। एट दैट टाइम कुछ 12:30 या 1 बजे का ट्रेंड था। मैंने कहा ये पागल हो गया है, ऐसे ही इसको ना फजूल में। कहता नहीं गवाल मंडी चलते हैं, हलवा पूरी खा के आते, मेरा दिल कर रहा है। आखिर वो मुझे ले गया। मैंने वो गवाल मंडी की जो वो फूड स्ट्रीट वहाँ जाके देखा कि वहाँ पर तो लोग ऐसे बैठे हुए जैसे जिस ना कहीं सुबह सुबह का नाश्ता हो रहा है वहाँ पर ना। 12:30 1 बजे के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 2006 की बात कर रहा हूँ जब मैंने ये वहाँ पर गया तो वहाँ पर ये ट्रेंड था। तो आपको ये देखना है कि कौन से लोग कि आपकी जो मार्केट है वो कैसी है, किस वक्त खाना पसंद करती है। अब हमारे यहाँ पर कोई 12:30 बजे अगर आप हलवा पूरी ढूंढने जाएंगे तो हमें भावलपुर में नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पर पूरा एक वो प्लान सेट था। वो कहते ये सुबह 4 बजे तक ये चलेगी, 4 बजे के बाद ये क्लोज होगी तो 5:30 बजे फिर ये ओपन हो जाएगी। इसी तरह ही सिलसिला चलता है हमारे यहाँ पर ना। तो ये सिलसिले ऐसे ही चल रहे थे वहाँ पर। आगे फिर था चूजिंग अ लोकेशन, वो हमने देख लिया, लेआउट और आपने किस तरह का वो आउटलेट देना है। अब अगर आप देखो कि जो ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, अगर आप वहाँ इंटर हो तो एक जो है ना एयर कंडीशन एनवायरनमेंट होता है, एक लाइट म्यूजिक चल रहा होता है जो आपको एक इंस्पायरेशन देता है। साथ अगर आप बात करना चाहो तो एक दूसरे से बात भी कर सकते हो, आप म्यूजिक को भी इंजॉय कर सकते हो। आपने किस तरह का उनको लेआउट देना है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा देना है, चेयर्स पे देना है। फैमिलीज के लिए आपने वो सोफा सेट्स जो है ना वो देने हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो किस तरह का आपने लेआउट देना है वो भी आपको देखना है। अप्रोप्रिएट फंडिंग, फिर आपको पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास खुद के पास पैसे हैं तो फाइन, यानी कि जिसने आपको ये कहा है कि फिजिबिलिटी बना कर, यानी कि ऑनर्स के पास अगर खुद के पैसे हैं तो ठीक है। नहीं तो अगर उसने कहीं से लोन लेना है या कोई फंडिंग अरेंज करनी है, कोई कोलैबोरेशन करनी है अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी वो कर सके। फेमिलियर विद सेफ्टी रेगुलेशन के लिहाज से भी आप एग्जिट, आपके पास इमरजेंसी एग्जिट्स भी हों आपके पास,
फायर एक्सटिंग्विशर भी हो, ताकि अगर कहीं फायर लग जाती है या कोई आपकी जो चेयर जो है ना, जो आपकी स्टेयर्स हैं, उसका लेआउट ऐसा ना हो कि वहाँ बच्चे उससे गिर सकें, या अगर वो गिरते भी हैं तो वो लेट्स सपोज उसके नीचे कहीं वो जो है ना वो लगा हुआ हो, कोई ऐसा अरेंजमेंट हो, कोई गिरता है तो उसको ज़्यादा चोट ना लगे। तो ये चीज़ें हैं। हायरिंग एम्प्लॉयज़, ये एक बड़ा डिसीजन होता है कि आपने किस तरह के एम्प्लॉय। अब एक रेस्टोरेंट के लिए आपको अगर एक मैनेजर को हायर करना है तो देखना है कि मैनेजर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसे पर्सन को हायर करना है जिसने वहाँ पर सर्व करना है, तो वो भी आपके पास ना होना चाहिए। फिर आपने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग भी करनी है। चूजिंग अ प्लेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले देख लिया कि सेल वॉल्यूम को देखते हुए हमें पॉपुलेटेड, अगर हमने फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना है तो पॉपुलेटेड एरिया होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, कस्टमर्स को नो हाउ होनी चाहिए वहाँ पर पहुँचने तक की, ठीक है। और ये भी ना हो कि आपके पास जो है ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंट आपको बेयर करना पड़े। एक नॉर्मल रेंट, नॉर्मल मीन्स कि अगर आप कोई पॉपुलेटेड एरिया लेते हैं तो लाजमी बात है कि आपको नॉर्मल से थोड़ा सा हाई साइड पे जाना पड़ेगा, लेकिन वो रेंट आपका कमनस्ट्रेट हो आपकी सेल्स के साथ। ये ना हो कि आप रेंट हाई बेयर कर रहे हो लेकिन सेल्स आपकी वहाँ पर इतनी ना हो, तो फिर तो आपको इससे बेहतर है कि आप किसी थोड़ी सी दूर जगह पर ले लें ताकि आपको रेंट कम बेयर करना पड़े, अगर उतने लोगों ने ही आपको वहाँ पर अट्रैक्ट करना है, आना है आपके पास। फिर आपकी ये ना हो कि आपको जगह तो बहुत मिल गई है लेकिन आपके जो बाहर की आउटलुक है वो छोटी सी है, आपको ना वो आपको एक छोटी सी एंट्रेंस दी हुई है, पीछे आपको बहुत ज़्यादा सारी जगह दी हुई है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है जहाँ आपकी विजिबिलिटी ना हो। आपको विजिबल भी रहना है, ठीक है। पार्किंग फैसिलिटीज़ हमने पहले देख लिया। बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस की जो है ना प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। अगर हम अब फर्ज किया मैं आपको कहूँ कि आप ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो है ना वो बस स्टैंड पे ओपन कर लो, तो बस स्टैंड पे बहुत कम लोग होंगे जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट को, क्योंकि वहाँ पर बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ पर लोग जाते हैं, जाकर अपनी कन्वेंस लेते हैं और चले जाते हैं। जो लोग वहाँ से वापस आते हैं वो वहाँ उतरते हैं, अपनी कन्वेंस लेते हैं, अगर उनकी खुद की कन्वेंस है या कोई उन्होंने ऑटो या टैक्सी हायर करनी है तो वो हायर करते हैं और निकल जाते हैं। और साइट की हिस्ट्री में आप बस स्टैंड पे देख लो, जितने भी रेस्टोरेंट या खाने पीने की जगह ओपन हुई है ना, वो ढाबे के अलावा नहीं चल सकती। मियाँ जी या ये इस तरह के जो खैरपुरी जो है ना होटल हैं, इस तरह के होटल्स चल सकते हैं। अगर आप वहाँ पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करोगे तो वो प्रॉपरली नहीं चल सकेगा। उसके लिए आपको एक पीसफुल एक विसिनिटी चाहिए, एक कॉलोनी एरिया चाहिए जहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ आएँ, थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। वहाँ पर बच्चों के लिए आपके पास जो है ना कुछ टॉयलेट्स भी हों, ठीक है। टर्म्स ऑफ लीज, जब आप आउटलेट चॉइस करो तो टर्म्स ऑफ लीज ज़रूर उसके साथ सेट कर लो उनके साथ ना। टर्म्स ऑफ लीज मतलब आप 10 ईयर्स की लीज पे लेना चाहते हो, 25 ईयर्स की लीज पे लेना चाहते हो तो। और फ्यूचर डेवलपमेंट, और ये भी देखना चाहिए कि अगर आपको फर्स्ट के ये आउटलेट को बड़ा करना है तो वहाँ पर स्पेस अवेलेबल हो, अगर आप उसको कुछ एक्सपेंड कर सको, आप डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी पे जाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। लेआउट वो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि डाइनिंग एरिया कितना होना चाहिए, कितने वहाँ पर कंजस्टेड ना हो कि लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंजस्टेड से बैठे हुए हैं, उनमें जगह जगह होनी चाहिए, लोगों की गुजरने की जगह होनी चाहिए वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह यही पर ले लें, आप ले लें, हम देख रहे नहीं तो रूम आप किसी और रूम में वो कर लेते कर लें दोस्तों, ठीक है। प्रोडक्शन एरिया जो है ना वो आपको देखना है कि आपके पास किचन होना चाहिए। अभी अगर आप देखो कि एक भावलपुर में एक आउटलेट ओपन हुआ है नूर महल के अंदर, शाही कप के नाम से, किसी ने विजिट किया आप में से? हाँ जी, भावलपुर में जो लोग रहते हैं, आसिम या इनमें से, ये हो गए तकरीबन 1 साल हो गया उसको, 8 से 9 माह हो गए ओपन हुए को। नो सर। वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक आउटलुक दी हुई है, मतलब हम लोग, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी हम गए थे, फैमिली के साथ भी गए थे, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा है कि तो बाहर नूर महल का व्यू है वहाँ पर। आप शाम के टाइम पे बाहर जाओ तो आप बच्चे बाहर ग्रीन एरिया में भी खेलते रहे तो आपको परेशानी नहीं है। बाहर उन्होंने डाइनिंग भी अरेंज की हुई है, इंडोर डाइनिंग भी अरेंज की हुई है। वो हमें इत्तेफाक हुआ, हमें कोई चीज़ लेनी थी, हम उनके ना, वो नया नया जब ओपन हुआ था तो हम उस वक्त फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो हम उनके ना डाइनिंग एरिया के साथ साथ जो उनका किचन एरिया वहाँ पर भी चले गए। वो भी काफ़ी खुला उनका किचन एरिया था, क्योंकि वो नया नया ओपन किया था, तो वो लोगों को दिखा रहे थे कि हमने सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं, हमने जो है ना हेल्दी फूड रखा हुआ है, हमने हर चीज़ पे जो है ना परचेज और एक्सपायरी डेट्स लिखी हुई है, सारा कुछ वो दिखा रहे थे ताकि लोगों का अट्रैक्शन हो वहाँ पर। तो हमें किचन देखने का इत्तेफाक हुआ, वो भी बहुत बड़ा किचन था उनका ना। तो हमें अच्छा लगा, जब हम फैमिली के साथ गए तो हम इवनिंग में गए, तो हमने बाहर डाइन इन किया, तो वो बाहर का इन्वायरमेंट भी अच्छा था, नूर महल का व्यू था, बच्चे ग्रीन एरिया में वहाँ जो है ना बच्चों के लिहाज से कुछ बाहर जो उन्होंने वो
झूले शूले स्विंग्स लगी हुई हैं, वो बच्चों ने वो लिए और हमें टेंशन नहीं हुई वहाँ पर ना इतनी। तो एक अच्छा हमें वो उन्होंने दिया कि किस तरह होना चाहिए। फिर डिज़ाइनिंग एंड डिकोर, ये आपको पता है बहुत मैटर करता है कि आपने को, अब आप देखो किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आप देखो कि वहाँ पर ना एक यहाँ पर ना ओपन हुआ था, अभी वो ख़त्म हो गया है, वेलकम चौक पे ना, बर्गर एवेन्यू के नाम से। किसी ने वो विजिट किया था आप में से? खत्म हो गया, पिछले साल खत्म हो गया था वो ना। सर देखा था सर, विजिट नहीं किया। हाँ बर्गर उसने कॉन्सेप्ट दिया था, उससे जो ऑनर था ना उसे पसंद था, जिस तरह भावलपुर की जीप रैली होती है ना, उस तरह उसे कार्स और जीप्स का शौक था। तो उसके अगर आप बर्गर एवेन्यू में जाते थे ना तो वो कार्स और जीप्स, एक तो उन्होंने बाहर उसने आउटलुक में 2 कार्स लगाई हुई थी जो एंटीक थी, ये के अब्बासियों के दौर की थी वो ना। और अंदर उसने जितनी भी वॉल चॉकिंग थी वो सारी जो है ना वो बड़ी बड़ी जीप्स और उसके कॉन्फ़िगरेशंस और सारी चीज़ें जो उसके साथ जो है ना उसके एसेसरीज और ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसके साथ कि कब ये किस किस कंपनी की है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या वो सब चीज़ लिखी हुई थी। अगर किसी को कार या जीप से इंटरेस्ट था तो वो वहाँ जाकर बैठ कर उन चीज़ों को भी स्टडी करता था। तो बहुत अच्छा उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था। डिज़ाइनर जो है ना आपको डिकोर करता है कि ताकि लोग जब आपके रेस्टोरेंट में इंटर हों तो वहाँ पर वो अट्रैक्ट हो सकें उससे ना, उससे वो कुछ हासिल कर सकें। ये स्टेप्स उसमें दिए हुए हैं कि आपने कैसे कैसे उसको अपने फ्लोर को, अपने जो है ना सिटिंग अरेंजमेंट को मैनेज करना है। फिर क्रिएटिंग अ मेन्यू आप लोगों के लिहाज से, मैंने पहले भी बताया था कि आप करोगे। साइज़ साइज़ भी लोगों के लिहाज से आपको देख करना पड़ेगा। अगर आपने इनिशियली एक जो है ना नॉर्मल साइज़ का रेस्टोरेंट ओपन किया और आपने 1 मंथ में इस चीज़ को जो है ना इंश्योर किया कि वहाँ पर लोग आपके एरिया से ज़्यादा आते हैं और वेटिंग एरिया में भी लोग बैठे होते हैं, फिर अपने टर्न का वेट करते हैं, तो आपको कुछ अर्से बाद उसको थोड़ा बहुत एक्सपेंशन की तरफ जाना है आपने ना। आपने एक या तो आउटडोर, आप फ़ौरन से आप एक आउटडोर ऑफर कर दें, कुछ लोग आउटडोर में बैठ के फूड इंजॉय करें, कुछ लोग इंडोर में इंजॉय करें। कुछ अर्से बाद आप उसको ना कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, आप उसको ना बढ़ाते जाएं ताकि आपका जो रेस्टोरेंट का साइज़ है वो अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलेशन या अकॉर्डिंग टू योर हिटिंग कस्टमर्स जो है ना वो बन सके। राइट इम्प्लाइज, वो आपने मैनेजर हायर करना है। शेफ़ कुक, आपको पता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शेफ़ कुक, अगर आपके पास अच्छे कुक हैं तो अच्छा टेस्ट होगा, अच्छा टेस्ट होगा तो लोग आपका खाना जो है ना वो ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है। फिर सर्वर्स आपको पता है कि वो लोग हैं जिनको आपको इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सर्वर्स को, जिन्होंने सर्व करना है, जिन्होंने ऑर्डर लेना है। अगर आप किसी जगह ऑर्डर देने जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं भाई आपकी बेस्ट चीज़ कौन सी है, तो सर्वर को पता होनी चाहिए कि हमारी बेस्ट चीज़ कौन सी है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि ये चीज़ कितनी लोगों की सर्विंग में है, तो उसे पता होना चाहिए कि ये 2 लोगों की सर्विंग में अप्रोप्रिएट है, 4 पीपल की सर्विंग में अप्रोप्रिएट है। ये सारी चीज़ें उसको आइडिया होना चाहिए कि वो जो है ना उसको पता होना चाहिए कि जो सर्व कर रहे हैं उनको, देखिए ना, वो एक तो वो क्लीन होना चाहिए, वो लोग उससे बात करना बेहतर तौर पर करें, और वो गंदा मतलब मैले कुचैले उसने कपड़े पहने हुए तो कोई भी उसे ऑर्डर देना पसंद नहीं करेगा। देगा तो बस शॉर्ट देगा और निकल जाएगा वहाँ से ना। फिर उसे सारी चीज़ों के बारे में फेमिलियर होना चाहिए। फिर उसे ये पता होना चाहिए कि ये फूड कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसे ये बताना चाहिए कि ये लोग किस ऑर्डर, ये इन्होंने क्या ऑर्डर प्लेस किया है, पहले इनको क्या सर्व करना है, फिर सेकंड क्या सर्व करना है। जिस तरह हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आपने सूप सर्व करना है, सूप के बाद आपने जो हमें सैलेड वगैरह सर्व करना है, आफ्टर दैट बारबेक्यू, फिर मेन मील एंड ड्रिंक्स, और उसके बाद अगर कोई डेजर्ट है तो वो हमने सर्व करनी है। तो उसको भी पता होना चाहिए कि जो सीक्वेंस आपके क्लाइंट ने बताया है वो क्लाइंट जो है ना उसके मुताबिक होना चाहिए आपका ना। लीगल रिक्वायरमेंट फिर हमें देखना है कि कौन सा, जिस तरह आप वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान होटल्स एंड रेस्टोरेंट एक्ट 1976 इसको जो है ना वो गवर्न करता है। तो हमें इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में उसको कौन सा रेगुलेशन है, कौन सा एक्ट है या कौन सा जो ऑर्डिनेंस है वो उसको गवर्न करता है, जिसके थ्रू हमने लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने के बाद हम वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये ना हो हमें पता ना हो हम बिज़नेस स्टार्ट कर लें तो गवर्नमेंट आके उसको ना सील कर जाए कि आपने इसकी अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग नहीं अरेंज की। तो हमें वो भी बीइंग जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर हमें पता होना चाहिए कि इसकी कौन सी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। उसके हमें शेड्यूल ऑफ चार्जेस भी पता होने चाहिए ताकि हम क्लाइंट को बता सकेंगे भाई जब आप ये रेस्टोरेंट को लाइसेंस परचेज करेंगे तो इतने पैसे आपके खर्च होंगे लाइसेंस के लिए ना। ठीक है। अब आती है आपके पास प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये आपको एग्जिस्टिंग किसी कंपनी, किसी भी रेस्टोरेंट को बेंचमार्क करना पड़ता है इनिशियली। आप ये कहते हैं कि आपके पास भाई कितने कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास महीने में 1 लाख कस्टमर आते हैं। तो 1 लाख कस्टमर के लिहाज से आप देखोगे कि उनको
कितनी कॉस्ट लगानी पड़ी थी, मतलब जब रेनोवेशन पे मशीनरी इक्विपमेंट कौन सी लेनी पड़ी थी, फर्नीचर फिक्सचर कितना लेना पड़ा था, ऑफिस इक्विपमेंट कितने लेने पड़े थे, प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होनी थी, फिर आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए कि आपने जो मल्टी इन्वेंट्री परचेज करनी है फास्ट फूड के लिए, अगर हमने चिकन परचेज करना है, हमने कहाँ से क्या चीज़ परचेज करनी है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, अपफ्रंट बिल्डिंग रेंट कितना होना चाहिए ईयरली बेसिस पे, कैश हमारे पास पैटी कैश कितना पड़ा होना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। ये हमें आगे भी एक इसकी आउटलुक है वो भी देखते हैं अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रपोज प्रोडक्ट मिक्स कितनी है, फिर हमने कौन कौन सा मेन्यू ऑफर करना है, किस किस प्राइस पे ऑफर करना है, किस किस कॉस्ट पे उससे बनाना है, वो सारा हमारे पास आएगा। अब हमारे पास आते हैं, फिर उसके हम देखेंगे कि हमने किस बेसिस पे उसे ऑपरेट करना है। हमने जो है ना ये बता रहे हैं कि इंटरनल कैपेसिटी है कि इस वो जो ये इन्होंने प्रोजेक्ट दिया उसका उन्होंने IRR कैलकुलेट किया, तो IRR 39% आया है। क्या होता है IRR? सर जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू 0। हाँ जी, वो रेट जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब 39% है, इसका मतलब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से पॉजिटिव साइड पे हैं। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी 0 से अबव होनी चाहिए। पे बैक पीरियड इसका जितने साल के लिए हमने शुरू किया उस साल से कम होना चाहिए, 2.5 ईयर से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 25% है, हमने जो कॉस्ट लिया हुआ है, कैपिटल लिया हुआ है उसकी कॉस्ट थी। तो प्रपोज लोकेशन, ये सारी चीज़ें, मशीनरी कौन सी मशीनरी परचेज करनी है, हमें फ्रीज़र चाहिए, हमें न्यू ब्रोस्ट मशीन चाहिए, डीप वेल फ्रायर चाहिए, हमें हॉट प्लेट फॉर बर्गर्स चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने मशीनरी दी हुई है। आपके ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के लिहाज से डिफरेंट होती जाएंगी आपकी मशीनरीज जो आपको परचेज करनी है, ठीक है। फिर उसकी मेंटेनेंस कैसी है, यानी कि कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, कितना आपने उसको मेंटेन करना है, फर्नीचर आपको कितना चाहिए वो भी आपने देखना है, ऑफिस इक्विपमेंट क्या चाहिए वो भी हमें देखना है, ठीक है। लैंड रिक्वायरमेंट्स क्या हमने लीज पे लेनी है, या हम जो है अगर लीज पे लेनी है तो कितना एरिया हमारे पास होना चाहिए। अगर हम लॉन्गिटिविटी हमें पता है कि वो लाजमी चल जाएगा तो हम अपना भी बना सकते हैं। जिस तरह निशात वालों ने जो है ना जो है वहाँ पर बना रही है लाहौर में एक अपना जो कौन से इसमें एरिया में है, निशात वालों का एक प्लाजा बना हुआ है। एम्पोरियम मॉल है सर। हैं? कौन सा मॉल है? एम्पोरियम मॉल। हाँ, एम्पोरियम एम्पोरियम निशात वालों का है। गुलिस्तान जौहर में बना, गुलिस्तान जौहर में आई थिंक बना हुआ है। तो जोहर टाउन में, जोहर टाउन। हाँ, जौहर टाउन में बना हुआ है। तो अब आप देखो, उन्हें पता था कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चल जाएगा, तो उन्होंने निशात वालों ने खुद से बना लिया। हालांकि उनका उसके साथ वो होटल भी बना हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना बना लिया है। अगर आपको लगता है कि ये फास्ट फूड जो आउटलेट है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चल सकता है और आपके पास अपने पैसे हैं, तो आप बना सकते हो। अगर आप समझते हो कि नहीं, ये हमें कुछ अर्से बाद हमें ये इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है, इस बिजनेस को शिफ्ट करना पड़ सकता है, तो हम इसको रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है। वो हमें ये भी देखना है कि डाइनिंग वेटिंग एरिया कितना होना चाहिए, डाइनिंग कितनी होनी चाहिए, किचन का एरिया कितना होना चाहिए, स्टोर्स कितने होने चाहिए, सारी चीज़ें भी हमें डिक्लेयर करनी है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है रिकमेंडेड मोड। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स, हमें ह्यूमन साइड पे अगर हमें एक मैनेजर चाहिए, दो चाहिए, क्योंकि 2 शिफ्ट्स में अगर हमने चलना है तो 2 मैनेजर चाहिए होंगे। कुक हमें एक चाहिए, 2 चाहिए, सुपरवाइजर हमें एक चाहिए, 2 चाहिए, जितने भी लोग हैं हमें वो लिस्ट डाउन करना है। फिर उसके मार्केट कंपटीशन के लिहाज से उसकी प्राइसेस देखो। अब मंथली सैलरी मैनेजर आज 25,000 नहीं लेगा। आप आज के लिहाज से देखोगे तो आप 50,000 60,000 की बात करोगे मैनेजर से। इस तरह शेफ है वो भी 25,000 नहीं लेगा। इस तरह आपने जब अपने बिजनेस देखना है तो वो आपको आपको ये देखना है कि आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, उसकी क्या कॉस्ट है। फिर आपने रेवेन्यू और प्रोजेक्शंस को भी देखना है। आपने देखना है कि ये क्या ये प्रोजेक्ट जो है ना, आपने ना हर साल कितना बढ़ाना है। फर्ज के हम कहते हैं कि हर साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सेल 10% बढ़ जाएगी, 5% बढ़ जाएगी, तो हमने उस लिहाज से सेल्स को भी इंक्रीज करना है, फिर हमने कॉस्ट को भी इंक्रीज करना है। अगर कॉस्ट बढ़नी है तो कॉस्ट को भी हमने आइडिया लगाना है कि कॉस्ट कितने रेशो से बढ़ रही है, ठीक है। रेंट कॉस्ट, यूटिलिटीज, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस आपके चलते रहेंगे। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट, अगर हम इस पे आए, इसकी ये फिजिबिलिटीज जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट ईयर के लिहाज से तो आप बना लोगे कि आप आइडिया लगाओगे। फिर सिर्फ सेकंड ईयर थर्ड ईयर आप परसेंटेज अप्लाई करोगे कि फर्ज की हम 7% इंक्रीज करेंगे सेल को, कॉस्ट हमारी 5% इंक्रीज होगी, या 10% हमारी सेल इंक्रीज होगी तो कॉस्ट हमारी 8% इंक्रीज हो जाएगी। इस लिहाज से आपने ये इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और वो बनानी है। ये इसमें 10 ईयर्स की बनी हुई है। आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उसमें आप बेशक 5 ईयर्स की बना लेना, ताकि आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया रिक्वायर होता है। उसमें वो नीचे एजम्पशंस दी होती हैं कि हमने सेल देखो, उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू इंक्रीज, हमने रेवेन्यू को इंक्रीज किया 2% पर ईयर,
सेल्स इंक्रीज उन्होंने रखा है कि 7% हर साल इंक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 5% इंक्रीज होगा, स्टाफ सैलरीज 10% से इंक्रीज करेंगे, यूटिलिटीज को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल 10% इंक्रीज हो जाएंगी, रेंट 10% इंक्रीज हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस 10% इंक्रीज हो जाएंगे, डेट इक्विटी रेशियो, डेट लेना ही नहीं चाहते, 100% इक्विटी पे चलाना चाहते हैं तो 100% इक्विटी ले लेंगे हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ये एजम्पशंस की बेसिस पे आपके ये बनेगी, क्योंकि पहला साल आप खुद कैलकुलेट करोगे चीज़ों को, और सेकेंड ईयर से आपकी ये जो है ना, आपकी ये जो एजम्पशंस हैं, ये एजम्पशंस के बेसिस पे आपकी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। क्लियर है? ये एक आउटलुक थी, इससे आप पढ़ लोगे। आखिर में ये जो इन्होंने बाद में दिया हुआ, ये सारा इन्होंने लीगल रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होती है, वो हमें इतना डीपली नहीं देखना, क्योंकि वो हमें हर बिजनेस के लिहाज से लीगल रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। बस आपको पता हो कि इसका कौन सा लीगल जो है ना वो लॉ है जो इसको गवर्न करता है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें पता होना चाहिए कि हमें SECP में जाना है, हमें किसी गवर्नमेंट बॉडी में जाना है, किस गवर्नमेंट बॉडी में जाए, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी इसका लाइसेंस इशू करती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें बतानी चाहिए कि हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देनी है बस, और क्या इसकी फी स्ट्रक्चर है, और कितने दिन में ये लाइसेंस मिल जाता है, ताकि हम वहाँ पर वो जो हमें एप्लीकेशन होगी, हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उस एप्लीकेशन को फिल करेंगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे और उस डिपार्टमेंट में जमा करा देंगे और उनकी फीस जमा करा देंगे, और हमें पता होगा कि हमें 15 दिन में या 20 दिन में या 60 दिन में ये लाइसेंस मिल जाएगा। तो हम उसी लिहाज से, हम अगर 2 महीने बाद प्लान कर रहे हैं कि हमने ये रेस्टोरेंट को ओपन करना है और हमें पता है कि लाइसेंस को मिलते हुए 2 मंथ लग जाते हैं, तो हमें 2 मंथ पहले ये एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ताकि जो ही हमारा लाइसेंस, जब जो ही हमारा रेस्टोरेंट कंप्लीट हो तो हमारे पास लाइसेंस हो उसका। बस ये इतना आइडिया है इसका ना। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। अब आप लोग ना इस जो मैंने आपको ये आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, तो इसको आप ना स्टडी करो, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जब ये परसों आपका सेशन होगा, वो कोई भी आपको फिजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं आपको ना, वो आपको कुछ बनाना मजीद इससे बेहतर, क्योंकि ये तो मैंने उनकी बनी हुई को स्टडी करके आपको बताया है ये चीज़ें ना, क्योंकि हम इसी लिहाज से बैंक्स में भी इनको स्टडी करते थे, जब कोई नया प्रोजेक्ट हमारे पास आता तो हम इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर करते थे। अब जिन्होंने ये बनाई है उन्होंने हमें ये सेशन देना है, वो सेशन अटेंड करेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर तौर पर आपको जो है ना उसका आइडिया होगा। हम मुझे भी कुछ बेहतर पता चलेगा कि भाई इसमें अगर हम करंट प्रोजेक्शन के लिहाज से हम अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, मेरा भी नॉलेज में इजाफा होगा, मैं भी वो खुद अटेंड करूंगा, आप लोग भी सारे वो अटेंड करो, और जहाँ जहाँ आप कोई अगर आपको कोई जानने वाला है वो अटेंड करना चाहता है, उसको भी वो उसको जो है ना रजिस्टर करवा दो, क्योंकि सब कोई बिजनेसमैन है वो भी अटेंड कर सकता है, कोई भी अटेंड कर सकता है उसको। आप लोगों की क्लास को इंश्योर करना है कि आप लोग सारी क्लास जो है ना अटेंड करो। मतलब बिलाल को कोई इशू है क्योंकि उसके वालिद ने डायलिसिस होना होता है, वो बेशक उसको एग्जाम्प्ट है, बाकी सब लोगों ने ये मॉनिटर करना है और इसको अटेंड भी करना है। पहले इसको स्टडी कर लो ताकि आपको एटलीस्ट कंटेंट्स पता हो कि किसी भी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या कंटेंट्स होते हैं। अगर आपसे कुछ वो नो हाउ लेना चाहें कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप कुछ ना कुछ बता सको वहाँ पर ना। ठीक है, चलें इंशाल्लाह हम जो है ना, एक तो अब वो बुध को हम सेशन अटेंड करेंगे और फिर जो मेरा आपको हम वो क्लास लेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट वाली। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक ये हो जो गया, मैं ठीक। पढ़ा रहा हूँ, अब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको ना उसमें भी ये अपलोड कर दिया करूँगा LMS पे, वहाँ पर आप देख सकते हो इसको ना। ठीक है, चलें, ठीक है सर। चलो ओके सर। ठीक है, ओके। ओके।